नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ये हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है। इससे पिछली क्लास में हम हिंदी की बोलियां और उपभाषाओं से संबंधित टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम भारत की राजभाषा और उससे संबंधित तमाम आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और 1949 में इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, 14 सितंबर। तभी हम 14 सितंबर को हम राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में भाषा संबंधी उपबंध आर्टिकल 120, 210 और 343 से 351 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इन सभी आर्टिकलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अनुच्छेद 120। ठीक है, अनुच्छेद 120 में क्या है? अनुच्छेद 120 में संविधान यानी मतलब संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है कि संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा या तो हिंदी होगी या फिर अंग्रेजी हो सकती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इन दोनों भाषाओं को बोलने में असमर्थ है तो वह अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अपनी भाषा में अपनी बात रख सकता है। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद का कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 120 अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जहन में यही बात आनी चाहिए कि संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया है। और इस आर्टिकल में ये बात है कि संसद में जो भी भाषा प्रयुक्त होगी वो कौन सी होगी, या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी। लेकिन अगर कोई संसद का कोई सदस्य इन दोनों भाषाओं से अनभिज्ञ है, इन दोनों भाषाओं को बोलने में असमर्थ है, तो वह अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात रख सकता है। ठीक है, अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष से परामर्श लेगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति से परामर्श लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 120 क्या है? संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 210। ठीक है, ये सभी जो है भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। और 210 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आता है कि विधान मंडलों में, ठीक है, विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान। जैसे 120 में हमने क्या पढ़ा कि संसद में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रावधान, और वैसे ही 210 में क्या है? राज्यों की विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या होगी? या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी हो सकती है। ठीक है, और या फिर जो उस राज्य की राजभाषा है। और कोई व्यक्ति इन भाषाओं को बोलने में असमर्थ है तो वह अध्यक्ष से या सभापति की अनुमति से लेकर के, ठीक है, अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा में अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से अगर वो सदस्य अनुमति लेता है तो फिर वो अपनी वो भाषा में बात कर सकता है जो भाषा को वो जानता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन चीज शुरू होती है यहाँ से। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से भाग में, संविधान के भाग 17 में ये सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 की बात अगर हम करते हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इस आर्टिकल में से ही हमें पता चलता है कि हमारी राजभाषा क्या है और उसकी लिपि क्या है। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 343 की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, और हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 343 के तहत ये बात बताएगी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंकों का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मानक वाला होगा। यानी कि मतलब जैसे अगर हम 2 को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके, तो ये वाला 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 2 3 4 5 इस तरीके से। मतलब
जो हम हिंदी में लिखते हैं वो नहीं होगा। जैसे 2 को ऐसे लिखते थे, 3 को ऐसे लिखते थे, है ना? 4 को कुछ इस तरह से लिखते थे, तो ऐसे नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला अंकों का रूप होगा। ये बात भी किसमें बताई गई है? आर्टिकल 343 में बताई गई है, ठीक है? राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। और इसी में दूसरी बात ये भी बताई गई है कि संविधान के प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्ष तक, ठीक है, 15 वर्ष तक संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत बना रहेगा, ठीक है? यानी कि मतलब प्रारंभ में क्या था, शुरुआत में क्या था कि जो अंग्रेजी भाषा थी उसका प्रयोग केवल 15 सालों के लिए किया जाना था, ठीक है? और उसके बाद अगर संसद चाहे तो अंग्रेजी को शासकीय कार्यों में, मतलब शासकीय कार्यों में प्रयुक्त नहीं भी कर सकती थी, ठीक है? शुरुआत में लेकिन ये बात बोली गई थी जब संविधान लागू हुआ कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया जाएगा, ठीक है? और ये भी इसी आर्टिकल के तहत हमें पता चलता है, आर्टिकल 343 के तहत। और इसी में ये बात भी बताई गई थी कि संसद यदि चाहे तो 15 वर्षों के बाद कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वर्जित, मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पर रोक लगा सकती है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आज भी चलती ही रहती है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा ने अंग्रेजी को प्रारंभ में कितने वर्षों तक प्रयोग में रखने की बात कही थी, तो कितने वर्षों तक के लिए बात बनी थी? 15 वर्षों तक, ठीक है? लेकिन ये आज भी चलता ही रहता है। अगली बात अगर हम करते हैं, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 के बारे में बात करते हैं तो ये आर्टिकल हमें बताता है कि राजभाषा आयोग का गठन करना, ठीक है? यानी कि इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रत्येक 10 साल में राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल में राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है? इसमें यह बात थी कि मतलब शुरुआत में जब से संविधान लागू हुआ उसके 5 साल बाद, ठीक है, उसके 5 साल बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, एक राजभाषा आयोग गठन करेगा और उस फिर जो है लगातार 10 वर्षों के अंतराल में राजभाषा आयोग का गठन होता रहेगा। किसके द्वारा होता रहेगा? राष्ट्रपति के द्वारा होता रहेगा। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? मतलब ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजभाषा आयोग क्यों बनाया जाएगा? तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये काम करेगा। और ये इंपोर्टेंट, ये कुछ और ये जो पॉइंट है यहाँ पर कि सर्वप्रथम 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पहला राजभाषा आयोग बना था, कब बना था? तो 7 जून 1955 को बना था। और बाल गंगाधर खैर, इनको हम बीजी खैर भी कहते हैं, ठीक है? बीजी खैर, तो इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था। इसमें 30 सदस्य थे, ठीक है? ये जो है बना था, सबसे पहला है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 345। इस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किया गया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना कि विभिन्न राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किया गया है, यानी कि हर राज्य की अपनी क्या होती है? राजभाषा होती है। जैसे कि हमारी उत्तराखंड में हो, यूपी में है, इन सब की क्या है? हिंदी है, ठीक है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, ठीक है? और जबकि पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। तो सबकी एक क्या है? अपनी राजभाषा का प्रावधान इस है, सब मतलब हर राज्य की एक राजभाषा है, ठीक है? और जिस राज्य में कोई भी राजभाषा का प्रावधान नहीं किया गया है तो वहां शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जहां पर कोई भी राजभाषा नहीं है तो वहां पर अंग्रेजी भाषा में शासकीय कार्य किए जाएंगे। आर्टिकल 345 ये प्रावधान करता है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 346। इस अनुच्छेद में राज्यों के मध्य और या संघ और राज्यों के मध्य पत्राचार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान किया गया, या फिर राज्यों के मध्य या फिर संघ और राज्यों के मध्य, ठीक है? 2 राज्यों के मध्य या फिर संघ यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो पत्राचार होगा वो किस भाषा में होगा, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 346 में, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। 347 में क्या है कि इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या अगर चाहे तो मतलब चाहे कि उनकी जो बोली है उसे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ऐसा किया जा सकता है, ठीक है? अगर मतलब कोई लोकल बोली है और वहां की राज्य की मैक्सिमम जनसंख्या उसको लगता है कि हमारी जो भाषा है इसको
राज्य द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए, तो राष्ट्रपति की अनुमति इसके लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की अनुमति इसके लिए क्या होगी, आवश्यक होगी, यह है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 348। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रावधान किया गया। और दूसरी बात इसमें यह आती है कि इसमें आदेशों के लिए, विधेयक या कार्यवाही के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी भाषा का। हमें लगता है कि हिंदी भाषा होगी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखते हैं कि न्यायालयों के द्वारा जो आदेश पारित हो रहे हैं या फिर कोई विधेयक है या फिर कोई संशोधन कुछ भी है, तो वो किस में हो रहा है, अंग्रेजी भाषा में पारित हो रहा है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 349। इस अधिनियम के अनुसार यदि संसद राजभाषा से संबंधित किसी विधेयक को प्रस्तावित या किसी कानून जो राजभाषा से संबंधित हो उसमें संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर संसद राजभाषा से संबंधित, ठीक है, राजभाषा से संबंधित किसी कोई भी मतलब नया विधेयक लाती है या फिर जो कानून है उसमें संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए क्या होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 350। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए या किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए राज्य और संघ में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का भी प्रावधान करता है। 350 मतलब यही है कि संघ और राज्य यानी पूरे देश में जो भी कोई भी भाषा में कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान करते हैं आर्टिकल 350। और आर्टिकल 351 ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आसान है लेकिन पूछा जाता है बहुत बार। यह अनुच्छेद हिंदी के विकास के निर्देश से संबंधित है। ठीक है, तो हिंदी के विकास के लिए ये जिम्मेदार है ये आर्टिकल। और इसमें ये बात बताई गई है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, तो संघ का कर्तव्य है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो ये आज के आर्टिकल थे, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आर्टिकल 343। ठीक है, आर्टिकल 343 ये आसान आर्टिकल लेकिन इसके बारे में बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। और 344 के तहत आपको ये चीज ध्यान देनी है कि 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे ये 348 में, आर्टिकल 348 में क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने भाषा का प्रावधान है और कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो अंग्रेजी भाषा में वहां पर निर्णय पारित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आखिरी आर्टिकल कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल 351 में, ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास जिसमें हमने हिंदी से संबंधित, राजभाषा से संबंधित तमाम आर्टिकल पढ़े। उम्मीद है क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।